फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। ठीक है। इसमें हम हम्म। रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्टडी करते हैं, जो कि ड्रग इंपोर्ट, ड्रग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मींस बाहर किसी दूसरे देश से हमारे देश में ड्रग मंगवाना, और एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से दूसरे किसी देश में ड्रग दूसरे देश। भेजना। जैसे भारत हाँ। जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा सप्लायर है। ठीक है। और सबसे बड़ा सप्लायर अच्छा। रॉ मटेरियल का कौन है? चाइना। रॉ मटेरियल, कच्चा माल। और जेनरिक मेडिसिन हम्म। पूरी पूरी ग्लोबली सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? जेनरिक मेडिसिन बनती हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में यहाँ पर लेबर इजिली मिल जाते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन अच्छी हम्म। खासी है हमारी कंट्री की, सेकेंड पोजीशन पे आते हैं हम लोग। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की हमने हिस्ट्री देखी थी। इसकी हिस्ट्री में हमने ईयर वाइज देखा था कब क्या हुआ। जैसे फर्स्ट केमिस्ट शॉप कब खुली थी? कलकत्ता में। ठीक है। कलकत्ता में फर्स्ट केमिस्ट शॉप खुली थी 1811 में। ये सब फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है। और अभी एक हम्म। नोटिफिकेशन भी आया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग। और उन्होंने कहा है कि आपको टेम्पररली एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिससे आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, लेकिन वो केवल 1 साल के लिए होगा। मतलब आपको एग्जिट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, है ना। जैसे हम्म। आयुष बोर्ड का कहना है कि यदि हम अभी एग्जाम नहीं कराते तब तक स्टूडेंट, ऐसा ना हो कि भाई स्टूडेंट का लॉस हो, गवर्नमेंट जॉब ना कर पाए, मेडिकल स्टोर ना खोल पाए, तो आपको टेम्परली 1 साल का सर्टिफिकेट देंगे। और वो सर्टिफिकेट आपका परमानेंट कब होगा? जब आप एग्जिट एग्जाम निकालोगे। तो स्टूडेंट में डाउट था कि भाई एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा, देना है या नहीं देना है, तो वो क्लियर हो गया इस नोटिस से। ठीक है। एग्जिट एग्जाम तो आपको पास करना ही पड़ेगा। और एग्जिट एग्जाम में आपको 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, एमसीक्यू बेस्ड होगा, है ना। वैसे तो हो जाएगा, लेकिन यदि नहीं होता है तो उसके लिए टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा सेकेंड ईयर पास करने के बाद में, है ना। तो आपको हर सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ताकि एग्जिट एग्जाम आप लोग निकाल पाओ। तो जो ये मैं ईयर्स आपको बता रहा हूँ, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में जो लॉज हैं, तो ये लॉज कब आए हैं, है ना, इनके जो ईयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की हिस्ट्री, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो वही मैं आपको अभी आज समझा रहा हूँ। इसके पहले भी बता चुका हूँ। तो 1811, तब तो हम आजाद भी नहीं हुए थे, है ना। उस टाइम हम्म। पे कलकत्ता में फर्स्ट केमिस्ट शॉप खुला था। ठीक है। और 1820 में क्या हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जब काल आया था, उस टाइम पीरियड में ओपियम फैक्ट्री गाजियाबाद में खोली गई थी, उत्तर प्रदेश के। ओपियम फैक्ट्री क्या होती है? ओपियम से हमें ड्रग मिलता है ना। आपको कौन सा ड्रग मिलता है बताओ ओपीएम से? मॉर्फिन 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 हाँ, वेरी गुड। ओपीएम से हमें मॉर्फिन, कोडीन, पेपावरीन, ये सब ड्रग्स मिलते हैं जो हाँ। नारकोटिक कैटेगरी के होते हैं। तो फर्स्ट ओपीएम की फैक्ट्री कब स्टेब्लिश हुई थी? अठारह 1820 सौ में। ठीक है। 78 में फिर एक्ट आया उसके था, बाद, है ना। हाँ, और 1878 में ओपीएम एक्ट आया हाँ। था। ओपीएम हाँ एक्ट हाँ इसलिए हाँ, वो आया तो। था क्योंकि ओपीएम की लोग खेती करते थे, और ओपीएम से जो हम्म। नशीले पदार्थ मिलते थे उनको, उनकी कालाबाजारी करते थे, उनको बेचते थे, है ना। जैसे हम्म। अभी भी कहीं हम्म। कहीं गांजे की अवैध खेती होती है, तो गांजे से लोग नशा करते हैं। तो लोग गांजा थोड़ा यस। बहुत उगा लेते हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं पुड़िया बना बना के, क्योंकि गांजा आराम से 100 रुपए की पुड़िया बिक जाती है। जैसे 10 एकड़ में गन्ने का खेत है, बीच में एक आध एकड़ में डाल दिया गांजा। लेकिन क्या है, गांजे की खुशबू चलती है, यदि किसी ने कंप्लेंट कर दी तो बेल भी नहीं होगी। पर कहीं कहीं लोग रिस्क लेते हैं, गांजा मिलता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, तो गांजा की कालाबाजारी काफी होती है। तो इसी को रोकने के लिए कौन सा एक्ट आया था? ओपीएम एक्ट। ठीक है। पीएम एक्ट। तो ये हम्म। सारे एक्ट आपको याद रहने चाहिए। फिर 1906 में एक घटना घटी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एफडीए का नाम सुना है? यूएस एफडीए, फेडरल हाँ। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक संस्था है, यूएसएफडीए, जिसका आपने नाम सुना होगा। तो ये 1906 में स्टेब्लिश हुई थी। फिर पॉइजन एक्ट आया था 1919 में। पॉइजन एक्ट में आपको पढ़ा भी चुका हूँ, इसमें पॉइजन की हाँ लिस्ट सर। दी हुई है ना। तो पॉइजन एक्ट का ईयर बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है, 1919। नेक्स्ट 19 में नेक्स्ट 1919। लेक्चर में मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगा, और ये जितने भी एक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे एक्ट आपको याद रहने बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये इसमें से कुछ एक्ट आपके सिलेबस में भी है जो आपको पढ़ने हैं।
तो 1919 में पॉइजन एक्ट आया था। फिर आ जाओ 1941। 1941 में आया था डी टैप। डी टैप का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इस बोर्ड में कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको मेडिसिन का अच्छा नॉलेज होता है। तो ये हमारी सरकार को, या उस वक्त जो भी सरकार रही हो, आजादी के पहले तो ब्रिटिश इंडिया सरकार चलती थी, ठीक है, तो उसको एडवाइस करती थी ड्रग्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं, डिसीजन मेकिंग में। तो ये डीटैप का काम है। डीटैप का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेलिंग, है ना, और फैक्ट्री से रिलेटेड, उसमें हेल्प करती है। अब 1944 में आई थी आईपी कमिटी। आईपी कमिटी मतलब इंडियन फार्माकोपियल कमिटी। ये कब आई थी? 1944 में। उन्नीस सौ और इसने चौवालीस फार्माकोपिया बनाने की शुरुआत कर दी थी। ये बात याद रखना। फर्स्ट एडिशन तो आया था 1955 में, लेकिन इसकी नाइन शुरुआत कब नाइन्टी से फाइव हुई थी? 1944 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब से फार्माकोपियल कमेटी बनी थी। और इसका काम था फार्माकोपिया की फ्रेमिंग करना, फार्माकोपिया को डिजाइन करना। तो ये काम कब से शुरू हुआ था? 1944। अभी ये जो ग्रुप 5 के एग्जाम हुए हैं ना, 20 फरवरी को, उसमें ये हम्म क्वेश्चन आया है कि इंडियन फार्माकोपियल कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी, है ना। तो उसका सही आंसर क्या रहा होगा? 1944। अब 1944 फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। तो इसका बिल आया था 1945 में। बिल आता है लोकसभा राज्यसभा में, उस पर डिस्कशन होता है ना। फिर उसमें हम्म यदि बहुमत रहता है, राष्ट्रपति साइन करता है, तो वो कानून बन जाता है। फिर एक डेट दी जाती है, उससे उसका इन्फोर्समेंट शुरू हो जाता है। तो 1945 में बिल आया था और 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था। ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी एक्ट कब आया था। क्योंकि हमारी पूरी फार्मेसी का जो आधार है, बेस है, नींव है, वो क्या है? फार्मेसी एक्ट, इसी पे है ना। तो हाँ फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में। 1945 ओके 45 में पार्लियामेंट में बिल आया था, है ना। फिर उस हाँ 48 में। 48 से नेक्स्ट आपका है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी आप याद रखोगे। ये कब आया था? 1940 में। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक 40 एक्ट। में हाँ, और इसके रूल्स कब आए थे? 45 में। 45 में तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, है ना। और एक तो अभी और आया था एग्जाम में, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा है ना। इसमें तिलिस्म, भस्म और ताबीज, गंडा, मंत्र, इनसे इलाज करने का दावा किया जाता है। नीम हकीम खतराए जान, है ना। लोग छोटी सी झोपड़ी डाल के बैठे होते हैं, छोटी सी गाड़ियों में बैठे रहते हैं, कहते हैं हम धागा बांधेंगे, आपका साइटिका ठीक हो जाएगा, हम आपको भभूत खिला देंगे, हम्म हम आपको हक करेंगे, हम आपको मंत्र अभिमंत्रित धागा पहनाएंगे हाथ में, गले में ताबीज पहनाएंगे, तिलिस्म हम आपको देंगे, है ना। ये सब जो चीजें हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है इस एक्ट के तहत, क्योंकि ये इलीगल है ना। तो इसी को हम बोलते हैं yes, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। मतलब आप ये नहीं, कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि भाई मैं डायबिटीज ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि डायबिटीज केवल मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम्म, केवल मैनेज किया जा सकता है, इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। ये जो वैद राणा हकीम साहब बैठते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब मतलब झूठे वादे होते हैं, ठीक है। पैसा कमाने के लिए मिसगाइड किया जाता है मरीज को। तो उसके बारे में इस एक्ट में दिया हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। मतलब दवाइयां कोई जादू थोड़ी ना करती हैं, है ना। हम्म, दवाइयों में कोई जादू थोड़ी ना होता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई किसी को धागा बांधे तो हर व्यक्ति का साइटिका ठीक हो जाए। ये तो ऐसे विश्वास से हो जाता है कुछ लोगों में, 100 में से दो चार लोगों में, है ना। कहीं कोई जड़ी बूटी दे रहा है, जड़ी बूटी तो खैर एक हिसाब से ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी चीजें हैं, भभूति है और ताबीज हैं, इन सब चीजों की बात कही गई ताबीज है। वाबीज तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये सब क्या है? अंधविश्वास है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। फिर भी नहीं क्या है, कुछ लोगों को आराम लग जाता है क्योंकि उनका विश्वास होता है। तो उनका प्लेसिबो इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? यदि किसी मरीज को ये विश्वास हो जाए कि भाई इस दवाई को खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा,
तो वो दवाई फिर शक्कर की गोली क्यों ना रहे, आटे की लोई क्यों ना रहे, हाँ। फिर भी ठीक हो सकता है वो। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट होता है, लेकिन इसका रेशो बहुत कम है ना, 100 में से 2-4 पेशेंट ठीक होंगे प्लेसिबो इफेक्ट से, है अच्छा। ना। तो ये है आपका 1954 में आया था ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं। ये आपके सिलेबस में भी है और इससे क्वेश्चन आता है 5 नंबर का शॉर्ट नोट लिखने के लिए। ठीक है। और 1955 में आया था आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट में हमको अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अल्कोहल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। और अल्कोहल पे गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, अल्कोहल से कौन सी दवाइयां बनती हैं, अल्कोहल का मेडिसिनल यूजेस क्या है ना, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। मतलब अल्कोहल से रिलेटेड नियम कानून। जैसे कोई यदि चाहे कि भाई मैं वाइन शॉप खोल लूं, तो उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि अल्कोहल का जो पोजीशन है, हैंडलिंग है, सेलिंग है, ट्रांसपोर्ट है, उसकी बाइंग परचेस, ये सब नियम कानून के तहत की जाती है, क्योंकि अल्कोहल का मिसयूज हो सकता है। तो जिस अल्कोहल से दवाई यस। बनती है उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, है ना। और जिस अल्कोहल को हम मजे के लिए पी रही है सोसाइटी, उस पे टैक्स लगाया जाता है। तो इसलिए ये एक्ट आया था, ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके, है ना, कि कहाँ अल्कोहल का मिसयूज हो रहा है, कहाँ पर अल्कोहल का दवाई बनाने में उपयोग हो रहा है। तो ये है आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है मतलब ऐसा नहीं कि कोई केमिकल है जो टॉयलेट साफ करने के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल पहले की बात है, आया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। तो एक स्टूडेंट ने मतलब डिसइंफेक्टेंट के बारे में लिख दिया था। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक्साइज ड्यूटी एक्ट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नाम सुना है आपने। हमारे कंट्री में 3 तरह की यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी को ग्रांट कौन प्रोवाइड करता है, उनको परमिशन कौन देता है, यूनिवर्सिटी खुलती कैसे है, यूजीसी के लेटर पर। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारी कंट्री में कब आया था, 1956 में, 1956 में आया था। एक आया था आपका डेंजरस ड्रग एक्ट। ये मैंने आपको पहले बताया था, 1930 में आया था डेंजरस ड्रग एक्ट। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो काफी डेंजरस होते हैं, तो उनका रख रखाव थोड़ा सा हिसाब से किया जाता है। ये आपके सिलेबस में है एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट। ये 1960 में आया था। इस एक्ट को, ये एक्ट पढ़ाया मैंने आपको, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट नहीं। नोट पर ये नहीं पढ़ाया। ये ये एक्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस एक्ट में एनिमल्स के अधिकारों की बात कही गई है। मतलब क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल स्टडीज में जो स्मॉल और लार्ज साइज के एनिमल्स यूज होते हैं, उनको किसी को भी ज्यादती नहीं करनी उनके साथ, जोर जबरदस्ती नहीं करनी बहुत। ऐसा नहीं कि भाई किसी किसी बंदर पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी हड्डी आपने तोड़ दी, है ना, और उसको जोड़ने के लिए आपने उसको दवाई लगाई और वो दवाई से उसकी हड्डी नहीं जुड़ी, तो ऐसा नहीं कि उस बंदर को आप तड़पता छोड़ दोगे। उसका आपको ट्रीटमेंट करना है। और यदि वो बंदर बहुत तड़प रहा है तो आपको उसको यूथेनेसिया देके मार देना है, पर तड़पता हुआ नहीं छोड़ना है। और आपको अननेसेसरली जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जो साइंटिफिक ना हो और जिसमें जानवरों की बहुत ज्यादा जानें चली जाएं, है ना, क्योंकि बेजुबान जानवर हैं बेचारे, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। जितना जीने का अधिकार इंसान को है, उतना ही एनिमल्स को भी है। तो उसमें गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि एनिमल को भाई प्रॉपर आपको टाइम पे खाना देना है। यदि वो ठंडे वातावरण में रहते हैं तो उनको एसी एसी प्रोवाइड करना है। और क्योंकि आप एनिमल्स पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एनिमल्स की जान जा सकती है। तो उससे एनिमल्स की ब्रीडिंग भी आपको करते रहना है, तो उससे एनिमल की वो प्रजाति विलुप्त नहीं होगी, है ना। तो आपको ब्रीडिंग का भी ध्यान रखना है, एनिमल हाउस बनाने हैं, एनिमल हाउस में प्रॉपर आपको फैसिलिटी देनी है, उस एनिमल के बिहेवियर को समझना है। किसी एनिमल पे यदि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो आप उसको जनरल एनेस्थीसिया दे के उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे। ऐसा नहीं कि भाई जानवर है तो जिंदा ही काट दिया, है ना। दर्द उसको भी होता है, जानवर को बेचारा, वो भी तड़पता है, आंसू उसके भी बहते हैं। तो उसी के लिए ये एनिमल प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट आया था 1960 में। इसके गाइडलाइंस है, ये एग्जाम में आता है 4-5 नंबर में लिखने के लिए, है ना। तो उसमें आप एक्सपेरिमेंटल एनिमल मैं समझा दूंगा आपको और अच्छे से। इसमें जैसे आपका खरगोश है ना, मंकी है, चिंपैंजी है,
और कैट है, हैमस्टर है, माइस है, ये एनिमल्स यूज किए जाते हैं। पीजन है ना। और कुछ बर्ड्स यूज किए जाते हैं, कुछ आपके हैमस्टर जैसे चूहा जैसा दिखता है हैमस्टर, वो यूज किया जाता है। और फ्रॉग्स यूज किए जाते हैं, फ्रॉग, मेंढक, है ना। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं जिन पे दवाइयों की जांच की जाती है कि दवाइयों का इफेक्ट है या नहीं। तो ये आपके एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है। कब आया था ये? 1960 में। फिर उसके बाद आपका पेटेंट एक्ट आया था। पेटेंट एक्ट पढ़ा है मैंने आपको, ये भी आपके सिलेबस में है, नहीं पढ़ा है तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। 1970 में आया था पेटेंट एक्ट। अभी जस्ट सुपरफिशियली सुन लो। ये एक्ट इसलिए आया था कि किसी भी दवाई की कंपनी ने कोई नई दवा की खोज की, तो उसने खोज करने में 10-20 साल लगा दिए। खोज करने में उसने मैन पावर इन्वेस्ट की, पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम एनर्जी सब लगाया। अब वो मार्केट में दवाई आएगी तो उसको तो कोई भी कॉपी कर लेगा, है ना। तो हाँ। भारत सरकार ने क्या कहा कि हम आपको आपकी दवाई पे पेटेंट दे देंगे, मतलब आप उस दवाई को 20 साल तक बनाओगे तो आपका पूरा खर्चा निकल जाएगा। तो उससे कोई भी कंपनी नई दवा ढूंढने के लिए प्रमोट प्रमोट होगी, उसमें मतलब एक उत्साह बना रहेगा कि नहीं, हमें इस बीमारी का इलाज ढूंढना है, क्योंकि हमको फायदा भी तो होगा। और नहीं तो फिर एक व्यक्ति अच्छा। ढूंढे और सब लोग उसका फायदा उठा ले। तो इसलिए पेटेंट एक्ट आया था। जैसे कॉपीराइट होता है ना, आपने कोई गीत लिखा, हाँ। कोई कविता लिखी, है ना, कोई किताब लिखी, तो उस पर आपको कॉपीराइट मिल जाता है। मतलब उसका कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, यदि करेगा तो आपकी परमिशन से करेगा और आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और नहीं तो आप केस कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब आपकी बुद्धिमानी भी तो एक प्रकार की संपत्ति है या नहीं, आपका आइडिया। यस सर। जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में जो ड्रम के पैटर्न्स होते हैं वो उस पे कॉपी रहती है। मतलब जो आपको सैमसंग में आ रहा है वो शायद वर्लपूल में नहीं आएगा, है ना। आपने देखा होगा कि यार ये डिजाइन इस कंपनी में आता है, उस कंपनी में क्यों नहीं आता। कभी लगता है ना, यार ये डिजाइन, ये लगता है। कंपनी ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई है लेकिन इसमें वो चीज भी रहनी चाहिए थी जो उस कंपनी में थी, पर वो नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उस पे वो डिजाइन का वो ले लेते हैं, कॉपीराइट, है ना। तो ये कॉपीराइट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट एक्ट। ये कब आया था? 1970 में। और ऐसे ही आपके और भी बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है। फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 में। और आपका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, ये आया था 1985 में, 1982 में। है ना। हाँ, तो ये 1982 सारे में। एक्ट के आपको ईयर्स याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूरिस में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इन एक्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है थ्योरी एग्जाम में। फिर हमने हिस्ट्री में देखा था, कुछ कमिटियां अपॉइंट की गई थी। वो कमिटीज का पर्पस क्या था? जैसे आपकी भोर कमेटी आई थी, तो ये कमेटी आई थी 1943 में। उस टाइम पे हमारे देश में अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था। तो सर जोसेफ भोर के नाम पे इस कमेटी का नाम भोर कमेटी रखा गया। और सर जोसेफ भोर कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे वो हेल्थ सर्वे के आधार पे दिए गए थे। मतलब ये पता लगाया गया था कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है अभी एट प्रेजेंट, ताकि पॉलिसीज बनाई जा सके किस तरह से हमें फार्मास्यूटिकल फील्ड को डेवलप करना है, हमें फैक्ट्री लगानी है, हॉस्पिटल्स ओपन करने हैं। तो उसके हिसाब से सर्वे कराया था। तो भोर कमेटी आप लोग याद रखोगे, 1943 में आई थी और उसके चेयरमैन कौन थे? सर जोसेफ भोर। और इसने क्या किया था? हेल्थ सर्वे किया था भारत के लोगों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट आई थी भाटिया कमेटी, जो आजादी के बाद आई थी 1953 में, है ना। ये सब फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में आता है ये। तो इसकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। तो जितना मैंने आपको अभी बताया है ये सब आपको हिस्ट्री में लिखना है, ईयर्स लिखने हैं, इन कमिटियों के बारे में लिखना है। तो आपका जो फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट यूनिट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो भाटिया कमेटी आई थी, और नेक्स्ट आई थी मुदालियर कमेटी, और फोर्थ आई थी हाथी कमेटी। तो चार कमेटी आई थी। इन कमेटियों के आपको चेयरमैन के नाम याद रखने हैं। जैसे भाटिया कमेटी के जो अध्यक्ष थे, है ना, चेयरमैन थे उनका SL भाटिया, तो उनके सरनेम पे रख दिया था। तो इस कमेटी ने क्या किया? फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी की, मतलब हमारे देश में जो दवाई की फैक्ट्री चल रही थी उन उनकी इंक्वायरी करके पता किया कि वो सही तरीके से दवाई बना रही है या नहीं।
है ना, कौन सी कमियां हैं, किस तरह से हमें मतलब फार्मेसी के प्रोफेशन को रेस करना है ना, मतलब जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, उसको हमें दूर करना है और प्रोफेशन को और बेहतर बनाना है। तो उसके लिए ये सब सर्वे कराए जाते हैं, है ना। सर्वे से जो रिजल्ट आते हैं वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे ये हमें पता चला कि भाई भारत में आज की डेट में पोलियो का एक भी केस नहीं है, ये कैसे पता चला होगा? सर्वे कराया होगा ना। तभी तो हमने यस सर। 2012 से भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, है ना। तो ये सब सर्वे से डिटेल हमें जो मिलती है हमारी मदद करती है। हाथी कमेटी आई थी, तो हाथी कमेटी में आपके चेयरमैन थे जयसुख लाल हाथी। तो ये जितनी भी कमेटियां हैं ये किसके ये नाम पे रखी गई है? 1974 में आई थी क्या सर? हाँ, उस ईयर में आई थी। 1974। मुदालियर कमेटी, मुदालियर कमेटी आपकी 1959 में आई थी। ठीक है। और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अपॉइंट किए गए थे इसके चेयरमैन, और इसने हेल्थ सर्वे किया था। तो ये चार कमेटी के नाम आप याद रखोगे: भोर कमेटी, भाटिया, मुदालियर और हाथी कमेटी। और ये कमेटी ने क्या किया, अपने रिकमेंडेशन दिए सर्वे के बाद। तो किसी ने हॉस्पिटल, किसी ने आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज, किसी ने एजुकेशन पे काम किया, है ना। तो सबने अपने सर्वे करके रिकमेंडेशन दे दिए, मतलब एडवाइस दे दी कि भाई आप यदि ऐसे से ऐसा करते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये चार कमेटियों के नाम आप याद रखोगे: भोर, भाटिया, मुदालियर और हाथी कमेटी। और ये जितने ईयर्स मैंने आपको बताया, तो इससे आपका फार्मास्यूटिकल लॉ एंड एथिक्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है। ये हाँ। आपको मैं इसका वीडियो भी दे दूंगा, तो वहां से आप इसको सुन लेना और उसके नोट्स बना लेना। ठीक है। और यस हमने सर। जुरिस में क्या देखा था? शेड्यूल शेड्यूल्स देखे थे, वाली है ना। ड्रग्स। शेड्यूल देखे थे। हाँ, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ड्रग लेबलिंग रिक्वायरमेंट देखी थी। ड्रग ड्रग के लेबल पे कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, बताओ? ड्रग का जो चेक लेबल होता बिफोर यू है, दैट हाँ, इज बिफ उस पे ब्रांड नेम रोज होता है। रोज के बारे में। यूज एज अ फिजिशियन एडवाइस। हाँ, प्रिकॉशंस होते हैं। तो इसमें आपका ब्रांड ब्रांड नेम होगा, ठीक है, जेनरिक नेम होगा, दोनों में से कोई एक नाम होगा। हाँ। कंपोजिशन होगी, मतलब दवाई का एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसका सॉल्ट क्या है, उसका एपीआई क्या है। बैच नंबर होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, एक्सपायरी डेट होगी, स्टोरेज कंडीशन, दवाई को हमें कैसे स्टोर करना है, उसका नेट वेट होगा, स्ट्रेंथ दी होती है ना हर दवाई पे, भाई कितने एमएल हाँ है, सर। कितने एमजी है प्राइस रहती है। है ना। और उसकी क्वांटिटी, वॉल्यूम, ये सब मेंशन रहता है। और डायरेक्शन ऑफ यूज, ये कई बार दवाई के लेबल पे यदि नहीं है तो उसमें एक छोटी सी स्लिप डाल दी जाती है। देखिए आपने किसी भी दवाई को ओपन किया होगा तो यस उसमें एक सर। छोटी पर्ची निकलती है, उस पर्ची में छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि उस दवाई को कैसे यूज करना है, उस दवाई को किन बीमारियों में यूज किया जाता है। दवाई की बहुत सी इंफॉर्मेशन उस छोटी सी पर्ची में रहती है। और कोई नेसेसरी वार्निंग यदि है, प्रिकॉशन है ना। मैन्युफैक्चरर का नाम, एड्रेस, और उस कंपनी, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कौन कंपनी कर रही है ये भी दिया होता है। कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और मार्केटिंग कंपनी अलग अलग रहती है, देखा आपने। बनाया तो जैसे सपोज सिप्ला ने है, लेकिन उसको मार्केटिंग कोई दूसरी कंपनी कर रही है, ऐसा भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नंबर रहता है। हर दवाई पे आपने देखा होगा कीमत डली होती है, कीमत रहती है कि नहीं, यस एमआरपी, सर। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो इसलिए देती है कंपनी क्योंकि डीपीसीओ जो 2013 में आया था। डीपीसीओ मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये पढ़ा है मैंने आपको? नहीं। नो, इसमें का नहीं, ठीक पॉइजन है, मैं वगैरह हो गया तो यस ये सर। पढ़ा दूंगा मैं आपको। डीपीसीओ भी आपके सिलेबस में है। डीपीसीओ मतलब ड्रग प्राइस सर ड्रॉप कंट्रोल ऑर्डर। प्राइस। ड्रॉप कंट्रोल प्राइस। ऑर्डर, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ। ये इसलिए लाया गया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयों के मनमाने चार्ज न लगाए। ठीक है, दवाइयों की एक कीमत डिसाइड की थी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसकी शुरुआत तो खैर 1972-73 के आसपास से ही हो गई थी, 94 में आया था। पर अभी लेटेस्ट जो है वो कौन सा है, 2013 का चल रहा है। और इस एक्ट के तहत कोई भी दवाई की कंपनी ओवर चार्ज नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि दवाई को बनाने में खर्चा आया होगा, ये बात तो मानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि आप चीजें 2 रुपए में बनाओ और उसको 2 लाख रुपए में बेचो, है ना।
इतना नहीं होना चाहिए। अब कोई दवाई ऐसी है जो इंसान की जान बचाती है तो उसकी कीमत रख दी 5 लाख, तो गलत है ना ये? यस तो सर। जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन 1500, 2000, 2500 का आता है, लेकिन उसकी कालाबाजारी हुई कोविड टाइम पे तो वो 20-20 हजार, 10-10 हजार का बिका, तो गलत है ना ये? तो उसकी जो एमआरपी रखी गई है 1500 रुपए, वो सारी चीजों को कैलकुलेट करके रखी गई है कि भाई लेबर चार्ज कितना लगा, है ना, कन्वर्जन चार्ज कितना है। कन्वर्जन चार्ज क्या होता है? जैसे आपने भाई सेब लाया, सेब को आपने मिक्सी में पीसा, फिर उसको उसका रस निकाला, फिर उस रस की पैकेजिंग की, कंटेनर में उसको रखा, तो आपने सेब को कन्वर्ट किया ना जूस में, तो इसके लिए एक हम्म। प्रोसेसिंग में आपको पैसा लगा होगा, आपने लेबर को पैसा दिया होगा, है ना, आपने किसान से कच्चा माल खरीदा होगा, आपने पैकेजिंग मटेरियल खरीदा होगा। तो कुल मिला के किसी चीज की एक एमआरपी डिसाइड की जा सकती है ना, कि भाई आप इससे ज्यादा में यस। नहीं बेचोगे, है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति गेहूं खरीद के लाता है और उसका आटा यदि पीस के उसको पैकेट में पैक करके बेचता है, तो क्या वो गेहूं के रेट लेगा आपसे? बताओ, नहीं। वो आपसे आटे के रेट लेगा ना, और उसमें वो सारी यस चीजें सर। इंक्लूड करेगा। हो सकता है वो माधुरी दीक्षित से ऐड करवा ले आटे का, माधुरी दीक्षित कह दे खड़े होके कि इस आटे को खाने के बाद मैं एक्ट्रेस बनी हूँ, इससे मेरे को एनर्जी मिली है, इसने मेरी स्किन पे एक अभूतपूर्व ग्लो ग्लो लाया है। ऐसा कुछ भी कह सकती है वो, है ना। जैसे एक्टर कहते हैं कि भाई दाने दाने में है केसर का दम, कहते हैं कि नहीं? तो इनको तो पैसा मिलेगा यस। तो ये जो चाहे वो कहलवा लो इनसे आप। तो ये सारा जो, लेकिन एमआरपी में आएगा कि नहीं ये बताओ। वैसे भाई विमल गुटखा है, भले वो 5 रुपए का आ रहा है, लेकिन जो एड के लिए लाखों रुपए खर्च किया है, होर्डिंग्स लगाई है, किसी एक्टर एक्ट्रेस को पैसा दिया है, तो वो पैसा किससे लेगी कंपनी, आप बताओ। क्यों परख? हम्म। जनता से। जनता से लेगी ना, तो उसकी एमआरपी बढ़ हाँ। जाएगी। ठीक है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा पैसा किस पे खर्च करती है पता है आपको? मार्केटिंग पे। क्योंकि जो हम्म। दिखेगा वो बिकेगा, है ना। जो दिखेगा ही नहीं वो यस। बिकेगा कहाँ से? तो कंपनी मार्केटिंग पे सही। पैसा खर्च करती है। तो ये डीपीसीओ में, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में, भारत सरकार दवाइयों की कीमत को निर्धारित करती है, ठीक है, नियम कानूनों के तहत, जिससे आम जनता पे लोड ना पड़े दवाइयों की एमआरपी का, है ना, और दवाइयों की अवेलेबिलिटी भी बनी रहे हर क्षेत्र में, क्योंकि दवाई इसेंशियल कमोडिटी में आती है। मतलब दवाई वो चीज है जिसके बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता है मार्केट में पिज्जा बर्गर ना मिले, कुरकुरे लेस ना मिले, तो सर्वाइवल हो सकता है, व्यक्ति जिंदा रह सकता है बिना कुरकुरे के और बिना कोको कोला थम्स अप के, लेकिन क्या व्यक्ति हाँ। बिना दवाइयों के जिंदा रह पाएगा? मुश्किल है, इसलिए इसको इसेंशियल कमोडिटी में रखा गया है। तो इसके प्राइस पे गवर्नमेंट नियंत्रण रखती है। ड्रग के हमने शेड्यूल्स देखे थे, एच शेड्यूल, एच शेड्यूल पे क्या रहती है वार्निंग, बताओ? इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड, इट शुड प्रिस्क्रिप्शन बी से अलग। डिस्पेंस्ड ऑन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। registered medical. और शेड्यूल एच पे क्या रहती है? रेड बॉर्डर, रेड बॉर्डर रहती है, वार्निंग हम्म, के रूप में दी जाती है। जो ड्रग्स हाँ सर। हमें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, उस पर रेड कलर की लाइन साइड में खिंची होती है, देखा आपने किसी ड्रग पे रेड यस कलर सर की लाइन? देखिए। हाँ सर। हाँ सर। और ब्लैक कलर की लाइन मतलब नारकोटिक ड्रग। नार्कोटिक नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग का आपको 3 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और कुछ एच शेड्यूल के, कुछ स्टेट्स में H1 शेड्यूल के ड्रग्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है 3 साल तक। कहीं किसी स्टेट में 2 साल तक भी हो सकता है। तो ये जो दवाइयां हैं इनसे नशा किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है, इसीलिए इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है कि कितनी लाई, कितनी बेची, और किसके प्रिस्क्रिप्शन पर दी है, और किसको दी है ना, ये सब थोड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और ये जो नारकोटिक ड्रग है ये एडिक्शन कॉज करती है, मतलब हैबिट फॉर्मिंग होती है, इनकी लत लग जाती है। और जो भी ड्रग केवल टॉपिकली यूज की जाए तो उस पे लेबलिंग पे क्या लिखा रहता है? ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, एक है ना। यूज ओनली। हाँ। जैसे कुछ ऐसी दवाइयां आती है जो बॉटल्स में आती है, तो हो सकता है मरीज उसको सिरप समझ के पी ले। अब लगाने वाली दवाई को यदि मरीज ने पी लिया तो वो तो ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए उस पे स्पेशली लिखा हाँ। जाता है, और थोड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, आप देखना ध्यान से।
आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं उस उनके भी प्रिकॉशंस उस पे भी दिए जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें भी प्रिकॉशंस रहते हैं। वेटनरी मेडिसिन, पॉइजन पॉइजन पे तो सीधे ये वाला साइन बना रहता है ना। ये वाला साइन हाँ बताता है सर। कि भाई पॉइजन है वो। ठीक है, इसकी हैंडलिंग बहुत ही केयर के साथ की जाती है। आपका स्टोरेज स्टोरेज के गाइडलाइंस रहते हैं, जैसे इंसुलिन है, एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, इस पे क्या लिखा रहेगा? स्टोर इनफ रिफ्रिजरेटर। हर मेडिकल स्टोर पे रिफ्रिजरेटर रहता है। लिक्विड प्रिपरेशन पे क्या लिखा रहेगा? जैसे सस्पेंशन है, शेक वेल एक बिफोर विल रिकॉर्ड। यूज। ये इसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट है। जरूरी है कि नहीं, यदि हम सस्पेंशन को बिना शेक किए कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है हम उसका उसका जो मेडिकामेंट है वो ये हमारी बॉडी में जाए ही नहीं, है ना। नहीं सर, हाँ। ड्रग फॉर ऑप्थेल्मिक नीचे नहीं जाएंगे। प्रिपरेशन, इस पे क्या लिखा रहता है? स्टेराइल अंटिल ओपन, मतलब इसकी जो टिप है इसको हमें हाथ नहीं लगाना है। और यदि हमने इसको एक बार ओपन किया है तो 1 महीने में इसको यूज करके खत्म कर देना है या डिस्कार्ड कर देना है। तो ये सब पैकेजिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। टैबलेट और कैप्सूल ब्लिस्टर पैकेजिंग में आती है, स्ट्रिप में आती है, बॉटल्स में आती है। लिक्विड और सिरप ये किस में आते हैं? एयर टाइट कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर हो सकता है, प्लास्टिक बॉटल्स। वाइड माउथ, हाँ। नैरो माउथ। इंजेक्टेबल्स ये आपके एम्पूल्स में आते हैं, इसमें वाइल्स हो सकते हैं, शील्ड एम्पूल और वाइल्स। पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपका क्या आता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे आपने इनो देखा होगा, इनो पाउडर के फॉर्म में आता है लेकिन उसको पानी में मिला के फट से ने पी लेते हैं। तो पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो लगाने से पहले वाटर फॉर इंजेक्शन में डिसॉल्व कर लिए जाते हैं। तो ये है आपका। ड्रग की पैकेजिंग क्यों जरूरी है? ताकि ड्रग को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ड्रग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और ड्रग में किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन ना हो, किसी प्रकार का कोई कंफर्म एडल्ट्रेशन ना हो। ना और हो। क्वालिटी कंट्रोल भी आपको मैंने बताया था, ये भी चेक कर लिया जाता है। पेरेंट्रल का, टैबलेट का, कैप्सूल का, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हाँ। तो नहीं है, ये सारी चीजें। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन में ही आता है। अब देखो, कोई भी यदि मिसलेबलिंग करेगा तो उसको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। कोई यदि दवाई के लेबल में मिस्टेक करता है तो उसको 20,000 रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा और 1 बरस की जेल हो जाएगी। कोई यदि फॉल्स फॉल्स यदि लेबलिंग करेगा तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। कोई यदि ड्रग का इम्प्रॉपर लेबलिंग करेगा तो 50,000 तक का फाइन, 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट। कोई यदि जेल। हाँ। मिसब्रांडेड ड्रग को सेल करेगा, मिसब्रांडेड क्या होती है भाई? मतलब मेरे प्रोडक्ट पे ब्रांड मैंने चेंज किसी, करके। हाँ, ब्रांड चेंज कर दिया, मैंने बता दिया ये तो भाई नाइकी का जूता है, और मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दी। और पब्लिक को नहीं पता नाइकी की स्पेलिंग क्या है, पब्लिक वो खरीद लेगी कि नहीं? हम्म। ऐसा बहुत होता है मार्केट में, ये- जूतों के साथ, शर्ट्स के साथ, है ना। स्पेलिंग चेंज करना, तो इसको मिस ऐसा दवाइयों के साथ भी होने लगा है। तो उसी को हम बोलते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग, है ना, स्पूरियस ड्रग। तो उनपे 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये पेनाल्टी फॉर वायलेशन है। वायलेशन मतलब नियम कानूनों का उल्लंघन करना, उनको तोड़ना। ठीक है। तो ये जो रूल दिए हुए हैं, जैसे रूल नंबर 96 है, उसमें लेबलिंग के लिए रूल्स दिए हुए हैं, 97 है पैकेजिंग के रूल्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये सब जो एक्ट है ना उसमें क्लॉजेज हैं, हम्म। तो उसमें ये सब दिया हुआ है कि क्या कैसे करना है ना। ये हमें ऐसे ही याद रख लेना है, यदि रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यह आता है परीक्षा में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके काम। तो पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। हम फार्मेसी देखेंगे काउंसिल इसका ऑफ इंडिया। कंपोजिशन और इसका फंक्शन। और ये स्टेट में यदि है तो इसको हम बोलते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल, हर स्टेट में होती है। एसटी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और जो पूरे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका ऑफिस दिल्ली में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। ये रेगुलेट करती है हाँ। फार्मेसी एजुकेशन और फार्मेसी प्रैक्टिस इन अवर कंट्री। तो कॉलेजेस को जो अप्रूवल मिलता है वो इसी के तहत मिलता है, ये इंस्पेक्ट करती है। ठीक है। और जितने भी कॉलेज का अप्रूवल है और आपके जो लाइसेंस हैं, ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपको देती है कि नहीं? स्टेट फार्मेसी काउंसिल में Yes. आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हो उस स्टेट के।
तो इसका हम कंपोजिशन देखेंगे। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 21। 21. ये जो काउंसिल है इसमें 21 मेंबर्स होते हैं। अब ये मेंबर कहाँ कहाँ से आते हैं, ध्यान से सुनो। एक होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर, और एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। है ना, ये मैंने बताया था कि ये मेंबर, इलेक्टेड मेंबर क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो। ये आपको बहुत सारे इसमें आएगा, एक बार मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। एक्स ऑफिशियो मेंबर वो होते हैं जो गवर्नमेंट की किसी अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड होते हैं ना, या वो उस पोस्ट पे बने हम्म। हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये इसका चेयरमैन बन जाएगा जो भी होगा। है ना। ट्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जीजीआई, ये जो भी होगा ना वो भी इसका मेंबर बन जाएगा। 6 फार्मेसी टीचर्स होंगे जो कि अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन से आएंगे। है ना, तो ये जो है ये इलेक्टेड मेंबर में आएगा। तो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं दो। एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का चेयरमैन, और दूसरा होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ ड्रग इंडिया। कौन। तो ये दो उसके हो गए एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब इलेक्टेड मेंबर कहाँ से आएंगे इसमें? जो फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस है ना, जो वेल रेप्यूटेटेड है, हम्म। वहां के जो टीचर्स होंगे, तो वो 6 टीचरों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। और फिर 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहेंगे। है ना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, मतलब हर काउंसलिंग स्टेट के। से जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनको इसका मेंबर बना लिया जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर जिनको सीधे हम, जैसे इसको ऐसे समझो, क्लास है, क्लास में 60 स्टूडेंट है, और मैं क्लास टीचर हूँ। मैंने कहा कि भाई सपोज संगीता जी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। मैंने कोई इलेक्शन नहीं करवाया। है ना, तो ये हो गया नॉमिनेशन। Monitor. नॉमिनेशन मतलब सीधे मैंने जिसका नाम ले लिया वो बन जाएगा। तो नॉमिनेशन से भी मेंबर हाँ। आते हैं। तो नॉमिनेशन से यूजीसी के एक मेंबर को नॉमिनेट कर देते